Hello guys, welcome back again. Today we are going to discuss about our एंजियोस्पर्म टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना आपको पढ़ने से पहले फ्लावर का डायग्राम पता होना चाहिए। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको एक बेसिक सा आइडिया यहाँ पे दे दूंगा सबसे पहले, शुरू होने से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कॉमन फ्लावर स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। 2 आउटर पार्ट होते हैं। सबसे आउटर लेयर में सबसे बाहर वाला होता है वो होता है आपके कैलिक्स, उसके अंदर वाला होता है कोरोला, उसके अंदर होता है एंड्रोसियम और सबसे अंदर होता है गायनोसियम। ठीक है, तो यहाँ पे ये गायनोसियम है, ये एंड्रोसियम है, और ये जो पैटर्न जो पंखुड़ी आपको कलर में दिखाई दे रही है ये क्या है, आपके कोरोला है। और सबसे आउटर में आपको देखने को मिलेगा ये कैलिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बाहर कौन सा है, ये आपका कैलिक्स है, और कैलिक्स की एक यूनिट को आप बोलते हो सेपल, कोरोला की एक यूनिट को आप बोलते हो पेटल, और एंड्रोसियम की एक यूनिट को बोलते हो एंथर, और गायनोसियम की एक यूनिट को आपको बोलते हो कार्पल। ठीक है, तो ये क्या है, ये कार्पल है, और ये क्या है, एक एंथर है। जब कई सारे एंथर मिल जाएंगे तो आपको एक एंड्रोसियम मिल जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बाहर होते हैं ये वाला और ये वाला पार्ट, ये एसेसरीज ऑर्गन होते हैं, जबकि ये वाला पार्ट ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसे इसे हिंदी में बोलते हैं हम पुमन, और इसे बोलते हैं जाया। ठीक है, चलिए हम देखते हैं गायनोसियम क्या होता है, क्योंकि ओवुल है वो आपको गायनोसियम समझने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, आपकी एक कार्पल्स है। ठीक है, गायनोसियम कितने कार्पल से मिलकर बना होता है, यहाँ तो एक कार्पल से मिलकर बना हो सकता है, या फिर कार्पल्स की कई सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये कार्पल की स्ट्रक्चर में देखें तो आपको देखेगा एक स्टिग्मा दिखाई देगा, दूसरा स्टाइल दिखाई देगा, और तीसरा जो आधारी भाग पे होता है उसे बोलते हैं ओवेरी, यानी कि अंडाशय। स्टाइल को बोलते हैं वर्तिका और स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र। इनका फंक्शंस देखें तो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन आते हैं, परागकोश से जो परागकण आते हैं सबसे पहले कहाँ अवतरित होते हैं, वो स्टिग्मा पे आएंगे, और वहाँ से परागनली बनेगी। परागनली वो स्टाइल से होके आपके ओवेरी तक पहुँचेगी, जहाँ पे वो फर्टिलाइजेशन करेगी। ठीक है, इसे आप और अंदर से देखें तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये किसकी स्ट्रक्चर है, आपकी ओवेरी की स्ट्रक्चर है, जिसमें आप 2 कोष्ठ देख सकते हैं अंडाशय के। तो ये कैसी है, द्विकोष्ठी है। ठीक है, अब अंडाशय में एक रिजेस जैसी एक अतिवृत्ति पाई जाती है, ये जो दिखाई दे रही है बीच में, इसे बोलते हैं आप बीजांडासन। ठीक है, बीजांडासन जैसे नाम से पता चल रहा है, पुष्पासन तो उस पर पुष्प लगे होते हैं, इसी तरह से बीजांडासन यानी कि इस पे बीजांड लगे हुए होते हैं। तो ये आपका ओव्यूल है जो लग रहे हैं आपके, ये ओव्यूल है ये। ठीक है, तो आपको एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर पढ़नी है, तो ओव्यूल आपको पता चल गया होगा किसके अंदर होता है, ये अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, और अंडाशय किसका पार्ट है, वो कार्पल का पार्ट है, और कार्पल किसका पार्ट है, गायनोसियम का पार्ट है। तो अगर आप घटते हुए क्रम में देखें इनके, तो गायनोसियम बड़ा होगा, फिर उससे नीचे आपके क्या आएगा, कार्पल आएगा, कार्पल से नीचे ओवेरी आएगी, और सबसे छोटा अगर आप देखें तो कौन हो जाएगा, आपका ओव्यूल। तो हम यहाँ पे बीजांड की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बीजांड देखते हैं। तो हमने बीजांड इस तरह से पढ़ा था, देखिए एक रिजेस थी बीच में, और ये आपका बीजांड था, ये बीजांड है। और ये क्या है, जो बीजांडासन से इसे अटैच कर रहा है, इसे बोलते हैं आप बीजांड व्रंत, यानी कि फ्यूनिकुलम। तो 3 नंबर जो दिखा रहा है ये बीजांड व्रंत दिखा रहा है, और ये जो 4 नंबर दिखा रहा है इसे बोलते हैं हम हाइलम। ठीक है, हाइलम होता है यानी कि बीजांड व्रंत, बीजांड से जहाँ अटैच होता है, जैसे ये है बीजांड व्रंत, और ये आपका, तो यहाँ पे अटैच हो रहा है बीजांड व्रंत बीजांड से, ये आपका बीजांड है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम हाइलम, जहाँ पे अटैच होता है उस स्थान को हाइलम बोलते हैं। और ये आपका बीजांड है, और ये जो बाढ़ देख रहे हैं ये अध्यावरण है इसके,
वही हम आगे अध्ययन करेंगे। चलिए हम देखते हैं मैच्योर ओव्यूल की स्ट्रक्चर। जो परिपक्व बीजांड होता है उसकी स्ट्रक्चर देखें हम, तो यहाँ पे देख सकते हो ये फ्यूनिकुलम है, फ्यूनिकुलस यानी कि बीजांड ग्रंथ है, और ये जिस स्थान पे ये आपका बीजांड मान लीजिए, यानी कि पूरा स्ट्रक्चर ये अध्यावड़ तक आप इसे बीजांड मान सकते हैं। तो बीजांड ग्रंथ बीजांड से जहां अटैच होता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? हाइलम। ओके, ठीक है। और बीजांड ग्रंथ बीजांड से जहां तक जुड़ता है वहां तक एक उभारनुमा स्ट्रक्चर बना देता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसे बोलते हैं रैफिक उभारनुमा संरचना, जो कि बीजांड ग्रंथ के बीजांड से जुड़ने पे बनती है। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो बीजांड है, इस बीजांड की चारों तरफ बाहर की तरफ आपको न्यूसेलस मिल रहा है, जो कि मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जैसे आप बोलते हो बीजांड काय। ठीक है। बीजांड काय से बाहर भी कुछ अत्यावरण होते हैं सुरक्षा के लिए, जिन्हें बोलते हो आप बाहर की तरफ वाले को बाह्य अत्यावरण और उससे अंदर वाले को इसे बोलेंगे आंतरिक अत्यावरण। ठीक है। ये बाह्य अत्यावरण है और ये आंतरिक अत्यावरण है, ये बीजांड काय है। ठीक है। अब चेलेजा स्थान वो होता है जहां से आपके अध्यावरण विकसित होते हैं। अध्यावरण जहां से बनते हैं वो कौन सा पार्ट होता है? चेलेजा होता है। और चेलेजा की तरफ बीजांड या फिर एम्ब्रियो सेक, जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है यानी कि भ्रूण कोश होता है, उसमें आपको 7 सेल्स मिलेंगी, 7 कोशिकाएं मिलेंगी। ठीक है। तो उन कोशिकाओं को देखते हैं कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं मैच्योर एम्ब्रियो सेक की तरफ। ठीक है। जो बीजांड था वो मैच्योर एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण कोश में चेंज हो गया है, और उसके स्ट्रक्चर में देखें तो हम आपको उसमें सेंट्रल में आपको मिलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, जो कि 2n होते हैं। ठीक है। और चेलेजा की तरफ आपको मिलेंगी 3 कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। और बीजांड द्वार यानी कि चेलेजा के जस्ट अपोजिट जहां पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है, देखिए अध्यावरण जहां अनुपस्थित होता है वहां पे एक छिद्रोनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे माइक्रोपाइल बोलती है, और इस स्थान से आपकी जो पराग नली आती है वो निषेचन के लिए आ सकती है। ठीक है। तो बीजांड द्वार की तरफ आपको 3 सेल्स का एग एपरेटस मिलता है, अंड उपकरण मिलता है, जिसमें सबसे ऊपर वाली सेल्स को आप एग सेल्स बोलते हैं, उसके आसपास वाली सेल्स को आप क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका, यहाँ पे सिनर्जिड सेल्स। ठीक है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस देख रहे हैं, जो कि आप आने वाली पराग नलिका को दिशा निर्देशित करता है। ओके। अब जैसे पराग नली यहाँ से आएगी 2 युग्मकों को लेके, तो एक जो गैमेट है इसके साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा और आपके क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, जबकि दूसरा जो गैमेट है वो इसके साथ में फर्टिलाइज करेगा और क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म, जो कि त्रिगुणित होता है। ठीक है। ट्रिप्लॉइड होता है, इसीलिए 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, इसलिए इसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जो कि एंजियोस्पर्म में ही संभव है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। तो ये मैच्योर एम्ब्रियो सेक है, जिसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं, यानी कि मादा युग्मोद्भिद। अगर आप बीजांड की संरचना में देखें तो बीजांड ये है पूरा बीजांड, जिसमें आपके बीजांड ग्रंथ भी आएगा, अध्यावरण भी आएगा। लेकिन एम्ब्रियो सेक में क्या आते हैं? आपके अध्यावरण नहीं आते हैं, केवल आपके ये एंटीपोडल सेल्स आएंगे चेलेजा की तरफ, पोलर न्यूक्लियाई आएगा, साथ में ही एग एपरेटस आएगा। लेकिन इसके चारों तरफ जब आप बीजांड ग्रंथ और अध्यावरण जोड़ देते हैं तो वो मैच्योर ओव्यूल बन जाता है। ठीक है। ओव्यूल बन जाता है, जिसे बीजांड बोलते हैं। तो एक बार वापस इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें बीजांड ग्रंथ जिस स्थान से बीजांड से जुड़ा होता है उसे हाइलम बोलते हैं, और बीजांड है वो आपकी बीजांड आसन, जैसे ये यहाँ पे बीजांड आसन है आपका। ठीक है। जो अतिवृद्धि हमने दिखाई थी, तो वो बीजांड ग्रंथ की सहायता से बीजांड आसन से अटैच रहता है।
और ये सेल्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है मैं बता चुका हूँ। अध्यावरण होंगे वो न्यूसेलस से बाहर मिलेंगे। अब कई बार क्या होता है, जैसे परिपक्व भ्रूण होता है उसके द्वारा जो बीजांडकाय है यहाँ से पोषण यूज कर लिया जाता है। तो कई बार बीजांडकाय अवशेष के रूप में आपके जो बीज होता है, जो बीजांड है, निषेचन के बाद में किस में चेंज होगा, बीज में चेंज होगा। और बीज के बाहर की तरफ कई बार अवशेषी न्यूसेलस रह जाता है, जिसे आप बोलते हो परिभ्रूणपोष। परिभ्रूणपोष जो कि मिलता है आपके पाइपर नाइग्रम में, या फिर काली मिर्च से बोलते हैं, या फिर आपके जिंजीब्रेसी कोलियानी की हल्दी और अदरक में देखने को मिलता है, जिसमें अवशेषी रूप में बीज के चारों तरफ बीजांड का शेष रह जाता है। ठीक है, अब इस बीजांड को पोषण है ना वो यहाँ से भी मिल सकता है। बीजांड व्रत में, बीजांड व्रत के द्वारा प्लेसेंटा से इसे पोषण को लाया जाता है और इसे दिया जाता है। साथ में न्यूसेलस के द्वारा भी इसे पोषण दिया जाता है, जबकि अध्यावरण का काम होता है इसकी सुरक्षा करना। माइक्रोपाइल का वर्क होता है आने वाली पराग नली को निषेचन के लिए कीमोटैक्सिस करवाना। ठीक है, अब पराग नली है वो या तो कहीं से भी आ सकती है पराग नली। ठीक है, पराग नली यहाँ से आ सकती है, इधर से आ सकती है, यहाँ पर इधर से आ सकती है। तो ये था हमारा बीजांड की संरचना। हम बीजांड के प्रकार पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप कहीं से आपको समझ में आई होगी वीडियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस से एक बार वीडियो को जरूर देखें। थैंक्स।